चलिए आपको सीधे लाइव ले चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइसेंस मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। करना चाहूँगा। एक IHME करके एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने एक मॉडल दिया है जिसमें अगर हमारी मास्क की उपयोगिता हम अच्छे से नहीं करेंगे, मास्क ठीक से नहीं लगाएंगे और अगर हमारा भीड़ भाड़ की जगहों पे जाना बहुत ज़्यादा होगा तो किस प्रकार से केसेस बढ़ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने ये प्रेडिक्शन बताया है कि अगर हमारा मास्क का वर्तमान उपयोग लगभग 69% आ रहा है और हमारी अगर जो कोविड के पहले जितना हम लोग घूमते फिरते थे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में, बाजारों में, पार्क में, बाजारों में और मनोरंजन के स्थानों पे जाते थे, अगर हम उसके केवल -7% मोबिलिटी में पहुंच जाए तो और मास्क का उपयोग जैसा हम अभी कर रहे हैं वैसा करेंगे तो लगभग 1 अक्टूबर तक 38,000 तक कोविड संक्रमण। मास्क का उपयोग अगर हम 95% कर दें तो ये मात्र 824 पे सिमट के रह जाएगा जब हम तीसरी लहर का जिसकी बात कर रहे हैं उस समय पर। नेक्स्ट। इसी के साथ साथ लेकिन अगली चिंताजनक स्थिति यह है कि जो हमने 2 स्लाइड में अभी दिखा रहे हैं, जो सुन भी पा रहे होंगे कि बाजार और मनोरंजन के स्थलों पर जब हम जो घूमने जाते हैं हमारी नागरिकगण, उनमें अभी स्थिति ये आ गई है कि 23 जून की स्थिति में हम लोग जनवरी जो जब द्वितीय लहर शुरू नहीं हुई थी और हमारे केसेस बहुत कम थे, उस समय पे जिस प्रकार से घूमना फिरना और भीड़ भाड़ हो रही थी, लगभग उस स्तर पर हम बहुत जल्दी 23 जून को ही आ चुके हैं। हमने पार्शियल लॉकडाउन करना लॉक खोला था और धीरे धीरे उसको खोलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत तेजी से बढ़ी और जनवरी की स्थिति में हम लोग जा चुके हैं। इसी प्रकार पार्क आदि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, अन्य पार्क और स्थल होते हैं, उनमें भी यही स्थिति है कि हम लोग जनवरी की स्थिति पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और तेजी से ये भीड़ भाड़ हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद आप जिलावार एक हमने ये बनाया है, अगला ले लेंगे स्लाइड। इसमें आप देखें, इसमें रेड वाले जो कुछ जिले हैं इनमें स्थिति इतनी खराब है कि ये कोविड के जो बेसलाइन थी हमारी फरवरी की 20 की, उससे भी आगे भीड़ भाड़ की स्थिति में पहुंच चुके हैं 10 जिले हमारे, और इनमें बहुत खराब स्थिति। अगर इस प्रकार से भीड़ भाड़ बढ़ती रही तो निश्चित रूप से तीसरी लहर में बहुत हमको खराब स्थिति का सामना। नाम ले सकते हैं 10 जिलों का सर? हाँ, अगली स्लाइड में अगला ले लें। इसमें सर जो 10 सबसे ज्यादा खराब स्थिति आई है, सर गूगल से डेटा निकाला है कि उनकी मोबिलिटी के आधार पे, इसमें आगर मालवा में सर 37% बढ़ी है ज्यादा बेसलाइन से। दमोह, सिवनी, शाजापुर, भिंड, बुरहानपुर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, राजगढ़, हरदा सर, इनमें बेसलाइन से बहुत ज्यादा बढ़ा है सर। और कुछ जिले ऐसे हैं सर जो अच्छे जिले हैं जिनमें जो कोविड बेसलाइन था उससे कम रहे। सर भोपाल में सर मोबिलिटी अभी भी भीड़ भाड़ कम देखी जा रही है सर, -30% है सर बेसलाइन की। अलीराजपुर में -25 है। इंदौर भी ठीक है सर, अभी -21 पे है। ऐसे 10 जिले हैं जिनमें अभी भी स्थिति ठीक है सर, लेकिन तेजी से अगर इस तरह से भीड़ भाड़ बढ़ती रही तो निश्चित रूप से संक्रमण की गति बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये स्थिति मैंने एक आपके सामने प्रेजेंट करी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वो समस्त क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सम्मानित सदस्यगण को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, वार्ड स्तरीय और ग्राम स्तरीय समिति के सभी आदरणीय सदस्यगण, हमारे आदरणीय मंत्री साथीगण, सांसद मित्रगण, विधायक साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना संकट में सांसद मित्रगण, विधायक साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना संकट में
हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरी है और पूरे देश में हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के काम की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के अलग अलग क्षेत्रों की जो हालात हैं उस पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। इस पर अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी है। जिस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ रही है लॉकडाउन खोलने के बाद, उसको लेकर चर्चा हो रही है। खासतौर पर जिन क्षेत्रों में खासतौर पर लाल निशान देखने को मिला या जहां पर ज्यादा भीड़ एकत्रित हो रही है और जहां पर ज्यादा चहलकदमी देखने को मिल रही है, उसको लेकर चिंता जताई है और तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा हालातों को जाना और उस पर क्या कुछ करना चाहिए उसके भी निर्देश दिए। अलग अलग दूसरी जिलों लहर के ने सचमुच में हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। मन अभी भी कई बार दर्द, तकलीफ और पीड़ा से भर जाता है जब उनकी याद आती जिन्हें हमने खो दिया। जिंदगियां गई, तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोग मुकाबला करते रहे और मुकाबला करने के बाद आज अगर सुखद स्थिति में है तो आप सबके परिश्रम के कारण है। वो दिन मुझे भूलते नहीं है जब ऑक्सीजन से जैसे संकट हमें सोने की इजाजत नहीं दे रहे थे, हम पलक से पलक नहीं झपकते थे, क्योंकि हमको लगता था कि जरा अभी देर हो गई तो जिंदगी की डोर न टूट जाए। लेकिन केवल वही नुकसान नहीं हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। मुझे कहने में आपसे भी कोई संकोच नहीं है, एक साल में 2-2 बार कोविड के महासंकट ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। सरकार के खजाने पर भी गंभीर असर पड़ा है और लोगों की आय पर भी गंभीर असर पड़ा है। रोज मेहनत करने वाले कई बार रोजगार के लिए संकट के दौर में पहुंच गए थे। छोटे छोटे व्यवसायी गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, व्यापार चौपट हो गया था। हालांकि उद्योग और निर्माण की गतिविधियां हमने चलाने की कोशिश की, लेकिन विपरीत असर उस पर भी पड़ा। मैं अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में अभी लगा हूं, लेकिन संकट तो संकट है। आज मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती कि रोजगार के अवसरों को कैसे बढ़ाया जाए। मेरे मंत्री बैठे हैं, प्रशासन के मित्र बैठे हैं, मेरे आदरणीय विधायक साथी बैठे हैं, सांसद मित्र भी हैं। हम अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अर्थ से ही बाकी चीजें संभव है।
आर्थिक संकट होते हुए भी हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम निर्माण के कामों के लिए धन की व्यवस्था करें, क्योंकि काम अगर चलते हैं तो रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है, रोजी और रोटी भी लोगों की चलती है। मुझे अपनी जनता की, चाहे वो गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मध्यम वर्गीय हो, उनकी जिंदगी की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपनी टीम के साथ हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और बहुत जल्दी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आ पाए। लेकिन दिक्कत तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। कई बार ये लग सकता है, हमने कोशिश की कोरोना काल में, गरीबों के खाते में पैसा डले, किसानों को कोई दिक्कत ना होने दे, सारे प्रयास किए। मैं दोहराना नहीं चाहता। जो अलग अलग कमजोर वर्ग के भाई और बहन थे, उनके खाते में भी पैसा डालने का क्रम हमने जारी रखा। कठिनाई और कष्ट बहुत थे, लेकिन उसमें से भी हमने रास्ता निकालने की लगातार कोशिश की है और आज भी कोई कोशिश हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने सभी विभागों को निर्देश दिए और मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूं कि कैसे रोजगार के अवसर बढ़े। हमारी कोशिश होगी हर महीने लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर जो हर एक क्षेत्र में होंगे, हर एक सेक्टर में होंगे, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से हो, ऋण दिला के हम कामकाज खड़े कर पाए, चाहे निर्माण के कामों में रोजगार के अवसरों का सृजन करके हो। अलग अलग जितने माध्यम हो सकते हैं, हम तेजी से निवेश आकर्षित कर रहे हैं। लगातार मेरी कोशिश है कि छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर आए, छोटी छोटी लघु और कुटीर उद्योग भी लगे, एमएसएमईज भी ठीक काम करके छोटी छोटी इकाइयां लगाए, टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स जैसे सेक्टर भी आए। आज भी मैंने उद्योगपतियों से चर्चा की है ताकि हम अपने लोगों को रोजगार दे सकें। कष्ट है लेकिन कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे कर्मचारी मित्रों की भी कुछ समस्याएं मैं उनको समझता हूं, लेकिन आज परिस्थिति थोड़ी विकट है। अनुकूल होने पर हम समाज के हर एक वर्ग के बारे में कर्मचारी सहित विचार करके फैसला लेंगे। एक तकलीफ है बच्चों की स्कूल की। अभी तीसरी लहर की संभावनाओं के कारण जो अभी आपके सामने व्यक्त की गई है, हम स्कूल खोलने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन स्कूलों में भी शिक्षकों की सैलरी का सवाल, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में, और दूसरे पालकों की दिक्कत का भी सवाल है। अब मुझे जगह जगह पालक कहते हैं कि पढ़ाई हो नहीं रही लेकिन फीस बढ़ा दी गई है। हमने पिछले साल तय किया था, वो फैसला कलेक्टर जरा कड़ाई के साथ इंप्लीमेंट करवाए। ट्यूशन फीस के अलावा और कोई वसूली बच्चों से, पालकों से नहीं होगी और ट्यूशन फीस भी पिछले साल से इस साल बढ़ाई नहीं जा सकेगी किसी भी कीमत पर। यह मेरे साफ और स्पष्ट निर्देश है। तीसरे लहर की संभावनाएं जैसे ही हम समाप्त करेंगे, हम स्कूल खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो हमारी चिंता है कि हम तीसरी लहर को ना आने दें। अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन हुआ। अच्छा, मैं वैसे भी देख रहा हूं, आज इनने बताया कि भोपाल में कम भीड़ निकल रही, लेकिन वल्लभ भवन के बाहर जो बाजार लगता है उसमें 600 से ज्यादा लोग थे और 70% के चेहरे पर मास्क नहीं है।
जगह जगह भीड़ निकल पड़ी है और इसलिए मुझे चिंता हुई, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर बिना मास्क की भीड़ निकली तो हम तीसरी लहर को निमंत्रण देने का काम करेंगे। ये दुनिया के कई देशों में आ रही है, आप रोज अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं। आप कल्पना कीजिए और मैं आपको सक्रिय रखूंगा हर हालत में, आपके साथ मैं मिलकर सक्रिय रहूंगा ताकि हम ऐसी परिस्थिति ना बनने दें। आखिर जनता को कौन समझाएगा? मैं भी समझाऊंगा, आप भी समझाएं। गांव में कौन टोकेगा मुझे बताइए। शहर में भीड़ अगर निकले बिना मास्क की तो क्या टोकना अकेला मेरा काम है? क्या आपकी जवाबदारी नहीं है? ये पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और समाज के जागरूक भाई और बहनों का दायित्व है। हम कितने बड़े संकट से निकले, जरा कल्पना तो कीजिए। क्या उसको हम फिर निमंत्रण देंगे? देखिए, कुछ काम आपको करना है, जनता को करना है, कुछ काम शासन को करना है, और आप और शासन एक है। अपनी ये सरकार जनता की सरकार, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मैं तो आपके साथ मिलकर सरकार चलाऊंगा, और इसलिए कुछ चीजें तो सरकार कर रही है जो अभी आकाश त्रिपाठी ने आपके सामने प्रस्तुत की। पिछले बार की सेकेंड लहर में अभी आकाश बता रहे थे तो उन्होंने सरकारी सेक्टर की जानकारी आपको दी। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी साथ मिलकर जो कोशिश की है, हम कुल मिला के 75,000 बिस्तर अस्पतालों में तैयार रखेंगे, और हर जगह तैयारी जारी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन लाइन बिछ रही है, बेड बन रहे हैं, बच्चों के वार्ड बनाए जा रहे हैं, बच्चों के बिस्तर अलग रहेंगे, उनके लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। मैं विशेषकर क्राइसिस मैनेजमेंट जो हमारी कमेटियां हैं जिले की, उनसे आग्रह करूंगा कि आप जाके अस्पतालों का निरीक्षण कीजिए। कलेक्टर इस बात की चिंता करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी व्यवस्थाएं देख ले, इंतजाम देख ले। उसमें हमारे सारे आदरणीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको देखना है। जो ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो अपने, उनके यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी हम तैयार यथासंभव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी इंतजाम देखे रहे। 75,000 बिस्तर हो जाए, बच्चों के आईसीयू बेड्स बना रहे हैं। अभी मैं कुछ जिलों में दौरा करके आया हूं, कुछ में जा रहा हूं मैं, लेकिन आपके जिले में आपको देखना है, और इसलिए आपको जवाबदारी सौंप रहा हूं। आप भूल मत जाना, नहीं आप भूल जाओ कि अब तो कोविड खत्म तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म। वो खत्म नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री बन गए, वो अपने परिवार के जिले की सारी व्यवस्था देखेंगे, लेकिन तब तक विशेषकर जिन जिलों में दत्तचित्त होकर जिन कोविड मंत्रियों ने काम देखा है, उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। इस टीम के साथ मिलके उनका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि अधिकांश स्थानीय मंत्री उसमें थे, और इसलिए एक तरफ इलाज का इंतजाम, दवाई के बारे में भी बताया। रेमडेसिविर का स्टॉक हमने पहले ही से कर लिया है।
जरूरी दवाइयां हम इकट्ठी करके रख रहे हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी तो चित्त होकर जिन कोविड मंत्रियों ने काम देखा है उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। इस टीम के साथ मिलके उनका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि अधिकांश स्थानीय मंत्री उसमें थे। और इसलिए एक तरफ इलाज का इंतजाम, दवाई के बारे में भी बताया, रेमडेसिविर का स्टॉक हमने पहले ही से कर लिया है। जरूरी दवाइयां हम इकट्ठी करके रख रहे हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी उस दिन और खत्म होने के पहले दवाई बुलवा लेंगे। उस इंतजाम में हम लगे। ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो रहे हैं। अतिरिक्त ऑक्सीजन जितनी जरूरत पड़ेगी उसको भी टाई अप कर रहे हैं। टैंकर हमारे पास उपलब्ध रहे, इसलिए हम किराए पे भी अनुबंधित कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे टैंकर हम लेंगे। क्योंकि पिछली बार टैंकर की भी बहुत दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन है तो टैंकर में लानी पड़ती बाहर से। ऑक्सीजन के भंडार करने के लिए भी जो भंडारण का टैंकर आते हैं वो भी अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये व्यवस्थात्मक काम ये हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिसमें आपका सहयोग चाहिए, एक खूब टेस्ट करना है। कलेक्टर्स बैठे हैं, सारे प्रभारी मंत्री बैठे हैं, और मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ जगह दिक्कत आ रही, लोग सैंपल नहीं देते कि अब क्या जरूरत है, हमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप प्रेरित कीजिए, सैंपल देना है। देखो तत्काल पता चल जाए इसका तरीका हमारे पास क्या है। तरीका हमारे पास एक ही है कि हमारा सैंपल ले ले, निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, काय की चिंता। लेकिन पॉजिटिव अगर आया तो तुरंत सतर्क हो जाए। और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले की ये देखे कि जिले के हर हिस्से में सैंपल लिए जाने चाहिए, ताकि कोई छुपा हुआ पॉजिटिव रह ना जाए, नहीं तो वो पॉजिटिव धीरे धीरे फैलाता रहेगा। अब इसी से तो संक्रमण की चेन बनती है। आप जानते हैं 1 से 10, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 1000। और इसलिए 75,000 से कम टेस्ट नहीं होना है मध्य प्रदेश में रोज। कलेक्टर्स इस बात को और प्रभारी मंत्री गंभीरता से लें कि उनके जिले में टेस्ट कम ना हो। हम 1 लाख तक ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, करेंगे ये खर्चा हम। लेकिन जहां भी मिले तत्काल पता चल जाए। तो एक जवाबदारी आपकी कि आपके यहां सैंपल देते रहें, जनता को समझाइए कि दीजिए, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं। दूसरा, जो पॉजिटिव निकले, अभी पॉजिटिव निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। अभी 4-5 दिन लगातार संख्या बढ़ी। अभी बढ़ी हुई संख्या भी चिंता का विषय बनती। पड़ोसी राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि 8-10 हजार के आसपास, 9-10 हजार महाराष्ट्र में आ ही रहे हैं केस। अभी दूसरे प्रांतों में भी केस है अभी। और इसलिए टेस्ट में जो पॉजिटिव आए उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करनी है। मतलब उसके संपर्क में आए जितने लोग हैं उनका भी सैंपल लेके चेक करना कि उनमें तो संक्रमण नहीं पहुंचा, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे उनके मित्र हो, संपर्क में आने वाले बाकी लोग। ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग खूब करना है। मुझे खुशी है कि कई जिलों में 35-35 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि जरा भी पता चले तो संक्रमण का पता करके उसको आइसोलेट कर दें और कोविड केयर सेंटर में ले जाएं। घर में आप तभी रखना जब घर इतना बड़ा हो, या उसको हमने समझा दिया हो कि कमरे में ही रखना है और किसी को मिलना जुलना नहीं है पॉजिटिव। और नहीं तो कोविड केयर सेंटर है, अस्पताल में पर्याप्त जगह है, पर वहां भर्ती कर दें, वहां देखरेख होती रहेगी। ज्यादा सिम्टम नहीं है तो भी क्या बिगड़ता है अपना, ताकि बाकी में संक्रमण ना फैले। तो एक व्यवस्था बनाना जो मैंने पहले बताया। दूसरा, खूब टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन में ले जाना। और एक निवेदन और है, किल कोरोना अभियान हमारा चलता रहेगा। सर्दी जुकाम बुखार के मामले आए तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है
कि वो सूचित करें ताकि वहां हम दवाइयां भी दे सकें और सैंपल भी ले सकें। अधिकांश सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं अभी, वो बुखार और सर्दी जुकाम दूसरे मौसमी कारणों से ये हमारे लिए राहत की बात है। लेकिन हम किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे ताकि जरा भी कहीं फैले तो हमको पता चल जाए। तो ये काम करते रहेंगे। और इसके बाद एक जरूरी काम है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मुझे खुशी है कि प्रदेश जग गया है, टीका लगवाने में कहीं आनाकानी नहीं कर रहे हैं लोग। ये बात सही है कि उत्पादन की सीमा है, इसलिए डोजेज हमको अभी जितनी आवश्यकता है, अभी हमारा आवंटन जो हुआ है वो लगभग 57-58 लाख का हुआ है जुलाई के महीने में। अगस्त के महीने में संख्या और बढ़ेगी। तो हमारी कोशिश है कि अगर कलेक्टर्स इस बात का ध्यान रखें विभाग के साथ मिलकर के अनएक्सपेक्टेड भीड़ इसके लिए भी ना आए वैक्सीनेशन के लिए। आप व्यवस्था बनाइए, जितनी वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है उतने लोग ही आए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी अगर हम करते हैं तो उतने लोगों को ही बुलाएं जितनों के लिए वैक्सीन है, ताकि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो। आएगी सबके लिए। मैंने कहा कि 57-58 लाख इस महीने में लगाएंगे जुलाई में। अगस्त में हमें ज्यादा वैक्सीन मिलेगी। और फर्स्ट डोज के साथ साथ सेकेंड डोज भी ना भूलें। कई जिलों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं। 10 का जो हमारे पास वो रहता है, क्या वाइल बोलते क्या, वाइल 10 के वाइल में वास्तव में 11 की दवाई रहती है। तो कई जिलों ने यह किया है कि 10 नहीं लगाई, 11 को लगा दी। उतनी मात्रा रहती है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा रहती है। तो 10 में 11 का वैक्सीनेशन कर दिया, दवाई पर्याप्त गई अंदर। इस प्रयोग को हम बाकी जगह भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं। एक निवेदन और है जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अब प्राइवेट अस्पतालों से बात कीजिए। 25% कोटा उनके लिए रिजर्व किया भारत सरकार ने, जो खरीद के लगाई जाएगी। तो जो सक्षम लोग हैं, कारखाने के मालिक है, अपने जितने कर्मचारी हैं उनको लगवाएं। वो प्राइवेट अस्पताल में क्या दिक्कत है? तो जो लोग लगवा सकते हैं वो खुद भी लगवाएं और बाकी को भी लगवाएं। उनकी ड्यूटी है। ये हमने यहां से भी मैसेज किया है। तो उसमें हमारा ये 25% जो प्राइवेट सेक्टर का, उसको भी हम उपयोग कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये हो कि हम ढंग से वैक्सीनेशन करके अपनी जनसंख्या को सुरक्षित कर लें, सुरक्षा कवच दे दें। और इन सब कामों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को जुटना ही पड़ेगा। तो ये काम आपको करना है। आज ये निवेदन करने मैंने आपको कष्ट दिया है। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी सुन रही है। जो नहीं होंगे उनको सुना देना, टीवी के माध्यम से सुन लें। पूरी जिम्मेदारी मिलकर निभाना है साथ। मैं तो आपका साथी हूं, सरकार आपकी है, मैं आपके साथ मिलकर चलाऊंगा। और एक बात और, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को राशन के वितरण का काम की निगरानी करनी है। सुन लीजिए आप, गांव में राशन की दुकानें आप देखो, कलेक्टर सुनिश्चित कर लें, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार है कि वो चेक करें, वो गांव से लोग निकालें, राशन वितरण की व्यवस्था करवाएं। और राशन वितरण भी आपको पता है, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति, और हमारे राज्य शासन की योजना के अंतर्गत 5 किलो मतलब प्रति व्यक्ति 10 किलो जाना है। तो ये कहीं एक घाना ना हो जाए कि 10 किलो की बजाय 5 ही किलो पकड़ा दें। ये कौन चेक करेगा? मैं तो कर रहा हूं, यहां से कोशिश करता हूं, विभाग करता है।
लेकिन वहां क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देखे, हमारे विधायक मित्र जाए, कुछ गांव चेक करें ठीक बट रहा है नहीं बट रहा। अभी 5-5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो और इस बार देंगे एक विशेष बैग में जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी फोटो होगा। वो 25 के आसपास डेट तय होगी, उस समय बांटेंगे और फिर हर महीने ये 10 किलो जाएगा। तो जितनी निगरानी सांसद जी विधायकगण कर सकते हैं वो करें, जरूर करें, उनकी ड्यूटी है। और बाकी चीजें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी संभाले, अपनी जनता अपना राशन। तो भैया सब मिलजुल के देखो यार, और गड़बड़ हो तो बताओ, गड़बड़ करने वालों को मैं ठीक करूंगा। तो हम सबको ही मिलकर देखना है। फिर भीड़ को नियंत्रित करने का काम भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ही करना है, समझाना बुझाना, बाजार में निकल जाए, चेहरे पर मास्क नहीं लगा तो हमारे साथी जनप्रतिनिधिगण वहां आग्रह करें मास्क लगवाएं कि भैया पूरा मास्क लगाओ, क्योंकि ये सावधानी नहीं बरती तो दिक्कत हो जाएगी। और प्रशासन भी इसकी चिंता करे कि लोग मास्क लगाएं, उसके लिए अवेयर करते रहे। मैं विधायक साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, सांसद साथियों से भी, कि आप अपने क्षेत्र में कभी गाड़ी पे खड़े होकर माइक लगा के निकल पड़े और देखें कि सबने मास्क लगाए कि नहीं, समझाएं, आग्रह करें उनसे। हर जगह आप नहीं पहुंच सकते तो आपकी आवाज में मैसेज रिकॉर्ड करके गांव-गांव बजवाएं कि मैं डॉक्टर सीताशरण शर्मा बोल रहा हूं। बहनों और भाइयों, आपसे अपील है कि मास्क लगाए रखिए, दूरी बनाए रखिए, ज्यादा भीड़ में मत निकलिए। मैंने डॉक्टर साहब का तो नाम लिया, लेकिन मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, तो उदाहरण के लिए लिया। ये सबको करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारी जवाबदारी हम लोगों को अवेयर करें। और इसलिए निकल निकल के हमको अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपका वॉइस मैसेज जा सकते हैं, नगर निगम नगर पालिका की गाड़ी में आपकी आवाज रिकॉर्ड करके घूमे, कभी कभी आप निकल पड़े तो लोग अवेयर रहेंगे, मतलब सावधान रहेंगे। वो सावधान रखना जरूरी है। और एक हम सब मिलकर तय करें, भीड़ भरे कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। शादी विवाह की भी तिथियां अब सीमित दिनों तक ही है, तो जहां शादी विवाह है वहां भी मैं देख रहा हूं कि अब धीरे धीरे 50 की संख्या का उल्लंघन हो रहा है, आयोजन बड़े बड़े हो रहे हैं। ये बड़े आयोजन संकट का कारण बन सकते हैं। हालांकि अब जल्दी देव सो जाएंगे, तारीख मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, 20 के आसपास तक शायद जुलाई में। उसके बाद फिर शादी कम से कम 3-4 महीने के लिए नहीं होगी, लेकिन तब तक भी नियंत्रण रहे, इसकी चिंता क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी खुद समझाए। गांव में अगर हो रहा है, शहर में हो रहा है, तो कहीं भाई इससे ज्यादा नहीं। वो काम भी हमको करना पड़ेगा, भीड़ भरे आयोजन नहीं करनी। अब मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं, मन बेचैन होता है कि निकल पड़ शिवराज, और इच्छा होती है कि लोगों से हाथ मिलाएं, गले लगाएं, लेकिन कोरोना इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं निकलते हुए भी डरता हूं, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां भी लोग दौड़ पड़ते हैं, तो वहां व्यवस्था बनाने में कठिनाई। अच्छा, फिर अजीब बात है, जब दूर होते तो मास्क लगाए रहते हैं, पास आते तो खोल के बात करने लगते हैं। अब हमने ये देखा होगा कई जगह के बगल में आए, दूर मास्क लगा, फिर खोल के बात करने लगे, तो मास्क काय का हो। और इसलिए मुझे लगता है ये छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुझे तो मैंने देखा जहां जाता हूं मास्क निकाल के बात करने लगते हैं लोग, और फिर जिद करते हैं फोटो खिंचवाओ, फोटो खिंचवाते समय तुम भी मास्क निकालो। अब मैं जहां रहता हूं मैं समझाता हूं, ये हम सब जनप्रतिनिधियों को समझाना पड़ेगा सचमुच में। 3-4 महीने अपन देख लें तीसरी लहर, उसके बाद फिर भगवान की कृपा रही तो सामान्य दिन लौटेंगे। लेकिन ये छोटी और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक बात और आपको जिम्मेदारी आपकी है, हमने वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की है।
तो कोई बच्चे अगर रह गए हो जिनको योजना का लाभ नहीं मिला हो, तो आप सूची बना के तत्काल भेज दें ताकि उन बच्चों को योजना का लाभ दिया जा सके। सरकारी कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति जो नहीं रहे हैं और अनुग्रह राशि अगर कोई छूट गया हो तो उनकी चिंता करें। और जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या परिवार बहुत संकट में, एक सूची जरूर बनाए, कुछ ना कुछ व्यवस्था उनकी करेंगे। और इसके अतिरिक्त भी हो तो, क्योंकि बच्चों को हम सड़क पे नहीं छोड़ सकते, बेसहारा नहीं छोड़ सकते। हमारी जवाबदारी है समाज की और सरकार की कि हम उनकी भरपूर चिंता करें। और इसलिए ऐसे सब कामों में आपका सहयोग चाहिए। इसलिए मैंने आज आपको कष्ट दिया है। हमारा जिला प्रशासन कोरोना नियंत्रण के साथ बाकी रोजगार मूलक कामों को तेजी से शुरू करे। अब बहुत दिन से वो कलेक्टर कमिश्नर एसपी कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं की क्योंकि कोरोना था। अगले महीने करूंगा मैं, उसका एजेंडा आपको भेजा जा रहा है। अब हमको कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने की गतिविधियां भी चलानी, लेकिन उसके साथ साथ रेगुलर गतिविधियां भी तेजी से प्रारंभ करनी है। रोजगार मूलक योजनाएं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर वाला मामला हो, चाहे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो, रोजगार के बाकी साधन देना हो नौजवानों को, निर्माण के सारे काम, उनको प्रारंभ करने की कोशिश करनी है। और उसके साथ साथ एसपीज और वो सब कानून और व्यवस्था अब फोकस कर लो। कानून और व्यवस्था पूरी ताकत के साथ मैदान में पिल जाए। अपराधियों को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, किसी को नहीं बख्शना है। हम 3 महीने कुछ 3 साढ़े 3 महीने नहीं कर पाए कोरोना के कारण, लेकिन कुछ जगह जिस ढंग की घटनाएं हुई वो तकलीफ देती है। अब ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। ये सारी चीजें, और विशेषकर अवैध उत्खनन जैसी गतिविधियां रोकने का काम पूरी ताकत के साथ करना है। मैं पृथक से भी चर्चा करूंगा, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेरे मित्रों, आप मेरे लिए एक संबल हो, एक ताकत हो। प्रदेश को बचाने के काम में भी, संक्रमण से कोरोना के, और बाकी काम भी जो मैंने बताया उनके लिए। समाज के सहयोग से ही सब चीजें बेहतर चलती है और अपना प्रदेश बनता है। तो आपके सहयोग से ही सब चीजें चलाएंगे। और मैं समय समय पर आपको कष्ट देता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपके साथ ही तो काम करना है मुझे, इसलिए मैदान में डटे रहिए, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, व्यवस्थाएं बनाइए, आर्थिक गतिविधियां भी चलाइए। और आपके साथ मैं खड़ा हूं, पूरी सरकार आपके साथ मिलकर काम करेगी। गांव गांव खड़ा हो गया मध्य प्रदेश का, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़ देंगे हम। कोरोना की तीसरी लहर को भी पूरी तरह से हम निर्मूल कर देंगे, ताकतवर नहीं रहने देंगे। जनता को फिर से वैसे संकट में नहीं पड़ने देंगे। ये जिद है, लेकिन इस जिद में आपको साथ देना पड़ेगा। आप भी जिद ठानो ना, आओ जिद ठाने। हम नहीं आने देंगे कोरोना की वैसी लहर, सारी सावधानी रखेंगे। मैं भी कसर नहीं छोड़ूंगा, आप भी कसर ना छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।